नमस्कार साथियों, ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। इसकी 7 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 8वीं क्लास है। तो चलते हैं अपनी क्लास में और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब बनेगा प्रजातंत्र का विरोधी। प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्रवाद आया और वास्तविक रूप से जनता के शासन की स्थापना न कर सका। लोकतंत्र में सत्ता कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। इसलिए फांसीवाद लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यवहारिक शासन व्यवस्था मानता है। फांसीवाद प्रजातंत्र की तुलना सबसे करता है। ये संसद को बातों की दुकानों तथा बहुमत के शासन को उलूकों की व्यवस्था कहकर उपहास उड़ाते हैं। मुसोलिनी प्रजातंत्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, यह समय समय पर लोगों को जनता की संप्रभुता का झूठा आभास देती रहती है, जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त तथा अनुत्तरदायी हाथों में रहती है। प्रश्न नंबर अगला है 30, फांसीवाद विश्वास करता है, तो इसका सही जवाब बनेगा राजदल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद के अनुसार राजदल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद शब्द का प्रयोग उस सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के रूप में वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में स्थापित हुई। यह राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। यह उदारवाद तथा लोकतंत्र को घोर विरोधी बताता है। यह निगमत राज्य में विश्वास रखता है। इसके अनुसार राज्य साधन और व्यक्ति साध्य है। अगला चैप्टर है हमारा प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र का पहला क्वेश्चन है, विकास का विकास का विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के कारण। 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोज के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण, और ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण। अगला प्रश्न है, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो इसका सही जवाब बनेगा आर एम मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एम एन राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा उग्र मानवतावाद द्वारा। एमएन राय भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे, जिसका उद्देश्य उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये देश और विदेशों में उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। 1931 में स्वतंत्र भारत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। 1949 में उसका संशोधित नाम रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया, अथवा मानवतावाद पूर्ववर्ती और समकालीन सभी विचारकों से भिन्न था। एमएन राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों में।
एम एन राय ने सच्चे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को ठुकरा दिया और दल प्रणाली को समाप्त करने की बात कही। सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण को अधिकाधिक भाग लेना होगा। राय ने इस प्रकार के लोकतंत्र को संगठित लोकतंत्र कहा। इस प्रकार के शासन में सर्वोच्च शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति आदेश नहीं देगा, बल्कि शक्ति जनता की स्थानीय समितियों के हाथ में होगी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डी टाकविले। डी टाकविले ने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आक्षेप किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न नंबर 6 है, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक गलत है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक समानता। रूसो ने अपनी कृति ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है। इन्होंने दो प्रकार की विषमता की चर्चा की है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता को रूसो अपरिवर्तनीय मानते हैं तथा परंपरागत विषमता विशेष अधिकार की पोषक है जिसे समाप्त कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत को आमंड और बारवा ने नागरिकों का शासन के मामलों में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थापित किया। यह स्थिति सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद रहती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उस क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिवादन अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण और उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उप क्षेत्रों और मोहल्लों को सौंपने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है। इससे न केवल उन क्षेत्रों के बीच बल्कि उनमें निवास करने वाले लोगों के मध्य विषमता कम होती है। इसके साथ ही साथ इन इकाइयों में राजनीतिक सक्रियता विशिष्ट वर्गों तथा सीमित कर रह गई है। दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को आरक्षित स्थान प्राप्त होने के पश्चात भी इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को नियंत्रण करने में अभिजन वर्ग आगे रहा। अतः उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए असत्य और कारण आर सत्य है। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, इसका कथन है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्य वर्ग तंत्र है तथा उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया जिसे वह
बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है, जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, कथन दिया है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू ने। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तू राज्य का सर्वोत्तम स्वरूप मानता है। इसमें शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथों में रहता और न ही बहुसंख्यक निर्धनों के हाथों में। इस प्रकार का शासन ना तो निर्धनों का शोषण कर सकता है और ना ही धनिकों पर अत्याचार के लिए सोच सकता है। इसमें किसी भी वर्ग का पूर्ण प्रमुख नहीं रहता, वरन विभिन्न वर्गों के दावों का सम्मिश्रण कर दिया जाता है। इस प्रकार यह अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उत्तर उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। हॉब्स स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस में व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। वह किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध और समर्थन नहीं करता है। उसका प्रमुख लक्ष्य शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था जिससे कि व्यक्ति में निहित दुर्गुणों को नियंत्रित किया जा सके। लॉक, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हैं। लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार कर लोगों को राज्य का विरोध करने का अधिकार दिया है। मार्क्स इस सिद्धांत से आलोचनात्मक रूप संबंध हैं, जबकि मिल कुछ संशोधनों के साथ इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सी.एल. पेपर। सी.एल. बेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा क्योंकि मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है क्योंकि यह मनुष्य की बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है सच्चा लोकतंत्र है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर में लिखा कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं, अतः वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करते हैं। 20वीं शताब्दी में 70 के दशक में उनके आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर इन्होंने संगम क्रांति का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? इस सही जवाब बनेगा इसका गॉलब्रेथ। जे.के. गॉलब्रेथ ने अपनी महत्वपूर्ण कृति द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में स्पष्ट किया कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 15, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया कि बहुतंत्र पॉलिटी का विकृत रूप है।
इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्यों के आधार पर किया। बहुतंत्र पोलिटी, या जिसे अरस्तु मध्य वर्ग तंत्र भी कहता है, का अभिप्राय जनता का शासन का संविधान के अनुरूप चलाया जाना है। जब इस प्रकार का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता तो लोकतंत्र का विकृत रूप माना जाता है, जिसे अरस्तु भीड़तंत्र, मोबोक्रेसी के अर्थ में अभिव्यक्त करता है। अगला है 16, निम्नलिखित में कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका सही जवाब बनेगा डेविड बी ट्रूमैन। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को सामाजिक समूह की व्यक्तिगत तथा स्वायत्तता को स्वीकार करना चाहिए तथा देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। डेविड ट्रूमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूह की पारस्परिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया तथा प्रत्येक व्यक्ति में समूह के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण हेगल। बाकी सब सुमेलित हैं, आइए देख लेते हैं। लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहेल सही है। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का सही है। लोकतंत्र का नवदक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड, ये भी सही है। हेगल ने लोकतंत्र का नहीं अपितु राज्य का कॉर्पोरेट सिद्धांत दिया था। बाद में फांसीवादियों ने निगम राज्य की अवधारणा को लागू कर संपूर्ण उत्पादन को राज्य के अधीन कर दिया। प्रश्न नंबर 18, निम्न में किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधियानात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जे मेडिसन। जे मेडिसन संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसन ने प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया तथा किंतु वर्ग की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़वादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है। इसका सही जवाब बनेगा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना सबके मन में यह भावना स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि राज्य तो प्रजा पर अपना नियंत्रण एवं अधिकार रखता है, किंतु प्रजा के कल्याणार्थ एक ऐसा दिशा निर्देश नीति के रूप में सम्मिलित होना चाहिए जिससे परोक्ष रूप से प्रजा का राज्य पर नियंत्रण हो। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि प्रजा राज्य से अपने कल्याण एवं भलाई की अपेक्षा करती है। प्रश्न नंबर 20 है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि शासन और जीवन की लोकजयी धारणा भी है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर अग्रसर होती है, इसलिए लोकतंत्र में व्यक्तियों का महत्व सर्वोपरि है। अतः कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन का
स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। प्रश्न नंबर 21 है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है, तो इसका सही जवाब बनेगा निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सराहना की जाती है। इसने चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सफलतापूर्वक सामना किया है। भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, संस्कृति एवं धर्म की अनेक विविधताएं हैं। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से अविकसित राष्ट्र था। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान रहीं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में बाधक तत्व हैं, जैसे निरक्षरता, गरीबी, दूषित शिक्षा प्रणाली, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद और संप्रदायवाद इत्यादि। प्रश्न नंबर 23 है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, तो वह है डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत ने प्रजातंत्र का लोकतांत्रिक गणतंत्र स्वीकार किया है। लोकतंत्र, लोक अर्थात जनता और तंत्र अर्थात जनता, तंत्र अर्थात शासन अथवा राज्य, अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के डेमोस तथा केटियस शब्द के योग से बना है। केटिया शब्द के योग से बना है और इसका भी यही अर्थ है, व्यक्तियों की शक्ति अर्थात जनता का राज्य, वही गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है। ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जन साधारण में समाहित हो। प्रश्न नंबर 24 है, प्रत्युक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो इसका सही जवाब बनेगा। साथ ही ये क्वेश्चन हमारा डिस्प्यूटेड रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इसे प्रत्यायुक्त विधायन, अधीनस्थ विधायन या सहायक विधान के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः संसद अपनी कानून निर्माण की सत्ता प्रशासनिक विभाग अधिकारियों को प्रदत्त कर देती है और इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारों द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे प्रदत्त विधान कहते हैं। चूंकि प्रश्न में दिया गया विकल्प जनपदाधिकारी वर्ग में निर्वाचित तथा नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल हैं होते हैं, इसलिए यह उपयुक्त उत्तर नहीं होगा। प्रदत्त विधान केवल प्रशासनिक विभाग अधिकारियों से संबंधित है, अतः प्रदत्त विधान से उनकी शक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि होगी। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है, तो इसका सही जवाब बनेगा। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है, तो आइए इस विचार देखते हैं। इस बात से इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सी डी वरन्स। यद्यपि लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करके इसे और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। इसकी जगह पुरानी व्यवस्था राजतंत्र या अधिनायक तंत्र अपना लेना मूर्खता होगी। इसी संदर्भ में सीडी वरन्स ने लिखा कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, इसकी कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना लगे। इसी प्रकार अल्फ्रेड स्मिथ ने लिखा कि लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान और
अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सीडी वरंस सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति पर आत्म शिक्षा की सबसे अच्छी शिक्षा, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र है। जवाहरलाल नेहरू। लोकतंत्र का अर्थ सहिष्णुता न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों बल्कि इनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। महात्मा गांधी। लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जन साधारण के विभिन्न वर्गों की भौतिक आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थानों को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मिशेल। गुटतंत्र का लौह नियम आयरन लॉ ऑफ इलियोग्रेसी जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल द्वारा वर्ष 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दिया गया। मिशेल ने लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र की संज्ञा दी है। इसके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अतः एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है और यह बात लोकतंत्रीय प्रणाली पर लागू होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इटली के समाजशास्त्री पैराटे ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। सी राइटर्स मिल्स ने अपनी कृति पावर इलीट में अमेरिकी राज्य व्यवस्था का वर्णन किया। इसके अनुसार तीन प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं, सैन्य बल अभिजन, राजनीतिक वर्ग अभिजन और औद्योगिक वर्ग अभिजन। मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में कहा कि सभी समाजों में केवल दो वर्ग पाए जाते हैं, पहला वर्ग जो शासन करता है और दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। निम्न में कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों। वेलफ्रेडो पैरेटो, मोसाका, रॉबर्ट मिचेल। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक गतिविधियां समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों के बीच ही संचालित होती हैं। इस विचार का समर्थन करते हुए पैरेटो ने अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल ने गुटतंत्र को लौह नियम प्रतिपादित किया तथा मोस्का ने शासक वर्ग तथा शासित वर्ग की भूमिका को स्पष्ट किया। प्रश्न नंबर 28 है, पैरेटो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की। पैरेटो ने साम्राज्यवाद की निंदा की और उसके मुक्त समाज के लिए अभिशाप माना है। प्लेटो, हेगल और मार्क्स की आलोचना वह इस आधार पर करता है कि तीनों ने समाज की समग्र व्याख्या करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्य और सिद्धांतों का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टेली रैड। टेली रैड के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। इन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लोकतंत्र की आलोचना करने वाले अन्य विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। प्लेटो, अरस्तू के अनुसार लोकतंत्र भीड़तंत्र या मूर्खता या प्रकृत व्यवस्थाएं हैं। क्लाइकल के अनुसार लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। लुडोविसी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु। वाल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। एंथनी गिडिंग्स के अनुसार लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत अधिकता दिखाई दे जाती है।
बारकर के अनुसार लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में किसने निम्न में किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा टीबी स्मिथ। टीबी स्मिथ लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं। इनके अतिरिक्त मैकावर ने भी लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ऑस्टिन, डायसी, लावेल, ब्राइस आदि विचारक लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं। मैकफरसन के अनुसार लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। लॉरेंस लावेल के अनुसार लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। वाल्टर वेजहाट के अनुसार लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसलिए स्थापित होता है कि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं जो लोगों को अधिकारों में भ्रमजाल में फंसाते हैं। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो इसका सही जवाब बनेगा क्रांतिकारी सिद्धांत। प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। रूसो के अनुसार जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली में विशिष्टता है। किसने कहा था कि सार्वभौम वैयक्तिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा कि सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार की आयु निम्नलिखित है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। फ्रांस व जर्मन में वयस्क मताधिकार की आयु 20 वर्ष है। डेनमार्क व जापान में वयस्क मताधिकार की आयु 25 वर्ष है। नॉर्वे में वयस्क मताधिकार की आयु 23 वर्ष है। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये किसने कहा था? इसका सही जवाब बनेगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का कथन है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के शासन प्रक्रिया के बराबर हिस्सा देती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सीले लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है। डायसी लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। प्रश्न नंबर 34 है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए कथन किसका है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी जे.एस. मिल ने। मिल का कथन है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। जे.एस. मिल का विचार है कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी और मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुलता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि इसी प्रकार के विचार सिज्विक ने भी दिया। जे.एस. मिल ने निर्वाचन के संबंध में विचार
मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया और महिला मताधिकार की वकालत की है। मिल के अनुसार मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया तथा खुले मतदान को उचित ठहराया। मिल के अनुसार संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनीय संसद उपयोगी होती है। ज्ञातव्य है कि बेंथम एक व्यक्ति एक मत का समर्थक था। प्रश्न नंबर 36, किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सीले। सीले के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा डायसी की लोकतंत्र संबंधी परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि डायसी लोकतंत्र को बहुत ही भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशेषता मानता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार लोकतंत्र जीन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता, तथा किसी को भी अन्य किसी सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।